जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 178वां 178वां वेबिनार है। वेबिनार में सभी का स्वागत है। आज के वक्ता हैं दिव्यानंद तीर्थ माता जी, जो विविध वायरल रोगों में आयुर्वेदिक सारवार के बारे में हमें बताएंगी। तो मैं दिव्यानंद तीर्थ माता जी से विनती करता हूँ कि अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी। माता जी, आप शुरू 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 कर सकते हैं अपना वक्तव्य। नमस्कार जी, सभी लोगों को जय धन्वंतरी। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो नहीं जुड़ पाया है, दिख नहीं रहा है वीडियो आपका। वेट कीजिए। आपकी आवाज़ सुनाई देती है? हाँ जी, मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, आपकी मेरी आवाज़ आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज़ सुनाई देती है। आप बोलिए। हाँ, वीडियो नहीं चालू हो रहा है। कोई बात नहीं मैडम, आवाज़ सुनाई देती वीडियो है। चालू नहीं। जी जी, इसमें ऐसा है कि वर्षा ऋतु अब करीब करीब जाने पर है। तो इस समय जो वर्षा ऋतु के समय में पेट में मंदाग्नि होने की वजह से बहुत जल्दी आंतड़ों का इन्फेक्शन लगता है। ऐसे समय में भोजन इत्यादि जो है बहुत संभाल के करना पड़ता है। भोजन में वैसे सभी लोग इतना बात समझते हैं कि ताजा और गर्म भोजन लेना चाहिए। हो सके तो जल भी उबाल करके या गुनगुना जल पीना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पेट की जो मंदाग्नि का विषय है, तो मंदाग्नि में थोड़ी सी अपनी जो अग्नि तेज होती है, अग्नि तेज होने से बल में और वीर्य में वृद्धि होती है। तो इस समय अपने को क्या चीज ऐसा लेना चाहिए जिससे अग्नि तेज हो, तो वो हम उस विषय पर आज बात करते हैं कि जैसे त्रिकटु है। त्रिकटु में सौंठ, छोटी पीपल और काली मिर्च तीनों संभाग लेकर के और अच्छी तरह से उसको बारीक पीस लें। अच्छी तरह से बारीक पीसने के बाद में सुबह में गर्म पानी के साथ में 2 ग्राम की मात्रा लेकर के ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें। थोड़ी देर के बाद में आप जो भी नित्य क्रिया है, चाय नाश्ता इत्यादि, आधे घंटे के बाद में करें। तो उससे आंतड़ों के किसी प्रकार के इन्फेक्शन से, वायु से होने वाले पेट की गुड़गुड़ाहट या दर्द से और पेट की मंदाग्नि से बचा जा सकता है। अगर अग्नि तेज होगी, पाचन बराबर होगा, तो स्वस्थ बराबर बना रहेगा और बल और वीर्य की बराबर शरीर में मौजूद रहेगी। अब मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़ों को तो अपने खान पान का बहुत ज्ञान होता है, लेकिन छोटे बच्चे को अधिकतर करके खान पान का ज्ञान होता नहीं है और उनको अपन रोक भी नहीं सकते हैं। तो खास करके छोटे बच्चों के लिए अदरक का रस, नींबू का रस और शहद ये मिला करके उनको इस समय प्रतिदिन 2-2 चम्मच सुबह में पिलाइए। तो उससे उनको किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और सोते टाइम पर नस्य दीजिए। अगर आपको नस्य का कोई आइडिया नहीं है या आपके पास में तैयार नस्य नहीं है, तो नस्य तैयार करने की एक विधि बता देती हूँ मैं। उसके लिए आपको लेना होगा जैतून का तेल, माल कांगनी का तेल,
दोनों समभाग मिला करके और सोते समय सीधा लिटा करके तकिया हटा के और दोनों नाक में 2-2 3-3 बूंदे डाल दें। उससे क्या है कि कहीं बाहर से जो आगंतुक वायरस है उनसे बचा जा सकता है। अभी बारिश के मौसम में वायरस कहीं भी पनप सकता है। आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो कहीं भी पनप सकता है, कीचड़ में भी पनप सकता है। सील सूर्य का ताप जहाँ पहुंचता नहीं है वहां पर वायरस अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप सोते समय पर अगर ये नस लेते हैं तो वायरस आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा, उससे रक्षा हो जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का वायरस हो। अब हम पेट के वायरस से बचने के लिए त्रिकटु लेते हैं और बाहर के वायरस से बचने के लिए, श्वास में जाने वाले वायरसों के बचने के लिए नस्य लेते हैं। इसके बाद में एक और विशेष चीज आपको बता रही हूँ, जैसे अजवाइन है, अजमो, अजमोदा या अजवाइन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर, या तो आपके घर में किसी प्रकार की अग्नि बनाने की अगर है व्यवस्था तो थोड़ा सा अग्नि जला करके उसका धुनी दे दीजिए। अगर घर में अग्नि जलाने की व्यवस्था नहीं है तो गैस पर अपने लोहे के तवा को तेज से गर्म करिए, बहुत तेज। गर्म करने के बाद उसमें अजवाइन डाल दीजिए, अपने आप धुआं पूरे घर में फैल जाएगा। तो घर में वायरस को रोकेगा, घर में घुसने से वायरस को रोकेगा। जितनी देर तक सुगंध रहेगी उतनी देर तक आने नहीं देगा, और बीच में भी जैसे मक्खी है, मच्छर है, वायरस है, इन सबको रोकेगा। तो सुबह शाम 2 बार अगर आप ये धुनी दे देते हैं अजवाइन का तो वो आपके पूरे वातावरण को शुद्ध रखेगा। प्लस आपके शरीर में छोटे छोटे चिपकने वाले वायरस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब तीसरी बात हम आ जाते हैं बच्चों पर। अभी इस समय में बच्चों के लिए आपको मैं एक सलाह दे रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से बना हुआ स्वर्णमाक्षी भस्म बच्चे के उम्र के हिसाब से 150 मिलीग्राम से लेकर के 400 मिलीग्राम तक दिन में 2 बार सेवन करा सकते हैं मध के साथ में। उसमें थोड़ा सा अगर कोई ऐसा लग रहा है आपको कि सर्दी ज्यादा है या कुछ है तो थोड़ा सा अदरक का रस भी डाल सकते हैं, तुलसी का रस भी डाल सकते हैं। विशेष चीज स्वर्णमाक्षिक भस्म है। स्वर्णमाक्षिक भस्म जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही पचने में मधुर है, उसका पाचन मधुर है और छोटे बच्चे को देने में उसकी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरी बात, उसमें ताम्र की अधिकता होने के कारण वो वायरस जन्य रोगों को दूर करता है, सर्दी को भी दूर रखेगा, पाचन को अच्छा दुरुस्त रखेगा और प्लस आयरन को भी बढ़ाएगा। इसलिए उनके लोही में भी वृद्धि होगी, लोही में वृद्धि होगी, पाचन अच्छा रखेगा, वायरस नहीं होने देगा, पेट में वायु भी नहीं बनने देगी। इसलिए छोटे बच्चे के लिए बहुत रामबाण दवाई है। बड़े को भी दे सकते हैं, बड़े के बलाबल के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से बड़ों का खुराक थोड़ा ज्यादा होगा। वो कम से कम 600 मिलीग्राम तक के दे सकते हैं शहद के साथ में। स्वर्णमाक्षिक को लेने से बहुत सारे लाभ है, जैसे दिमाग की उग्रता है, किसी प्रकार का अपचो है या कहीं भी कोई दर्द हो रहा है, उसमें भी इनसे बहुत जल्दी लाभ होता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं। और इसको आप बस एक ही बात देखना है कि अच्छी तरह से भस्म बना, कहीं से भी लीजिए तो भस्म अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह से बना होना चाहिए, जैसे कि वारितर है और रेखापूर्ण है, वो देख करके लेना है आपको। तीसरी बात, अपन जो है अभी इस समय नींबू का और अदरक का और शहद का, तीनों का मिश्रण करके अवश्य लीजिए कोई भी टाइम में, जब भी आपको जिस टाइम भी सुविधा हो, तो पूरे दिन में नींबू, शहद और अदरक मिक्स करके लीजिए। उससे पित्त का भी दमन होगा। वर्षा ऋतु में पित्त की भी अधिकता होती है,
तो नींबू खास करके पित्त के शमन के लिए उसको बहुत रामबाण दवाई है। नींबू का रस भी आप ले सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं रसायन की दवाइयों पर। रसायन की दवाई जैसे कि कहते हैं कि अब शीत ऋतु का आगमन होगा और वर्षा ऋतु का जाना होगा, तो दोनों के जो बीच का समय है, इस समय में आप मकरध्वज जैसी कोई रसायन की दवाइयाँ बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। उनका सेवन का समय अब शुरुआत हो चुका है। दशहरा के बाद से ये मकरध्वज लेना शुरू करिए और आप फरवरी तक ले सकते हैं। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मकरध्वज को लगातार लें तो कोई नुकसान करेगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मकरध्वज लगातार लेने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। मकरध्वज को दूध के साथ में जब से दशहरा शुरू होता है और जब से आपको शिवरात्रि तक कर लेना चाहिए और ले सकते हैं। इसको लेने से आपका बल फिर आने वाले वर्ष के लिए आपकी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। आपको किसी प्रकार का बाहरी रोग नहीं लगेगा, कोई वायरस जन्य रोग नहीं होगा और किसी प्रकार का फंगसी रोग भी इससे नहीं होगा, क्योंकि वो पारागंधक का योग है और बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, इसलिए फंगसी रोग भी इससे दूर है। आपकी रुचि जिस प्रकार की भोजन में हो, इस प्रकार का आप भोजन कर सकते हैं। इसमें हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन और जैसे कि अपने ये ऋतु शीत की आ रही है, तो शीत ऋतु में ऐसा भोजन करना चाहिए जो शरीर में ऊर्जा पैदा करे। अभी आपको बिल्कुल हल्का और उबला हुआ भोजन, इस समय किसी प्रकार की हरी सब्जी खाने के लिए हम मनाही करते हैं कि 4 मास जो है पत्ते वाली सब्जियां वगैरह बंद होती है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। इस आयरन की पूर्ति करने के लिए अब आने वाले समय में आपको आयरन युक्त भोजन लेना होगा। और जैसे ही मैंने आपको बताया है कि स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत ही निरापद चीज है, आप ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, घर में भी दे सकते हैं। मकरध्वज ऐसा निरापद चीज है, गर्भवती महिला को, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी दिया जा सकता है और फंगसी रोग से, वायरस के रोग से, वायरस जन्य रोगों से बचा जा सकता है। अभी के समय में वायरल का एक बुखार भी जो है, वायरल जन्य बुखार या ताव अभी चालू है। इसमें बहुत परेशानी होती है, 3 दिन में इसका लक्षण उभर के आता है और पाचन क्रिया भी बंद हो जाती है, मूत्र मार्ग भी अवरोध हो जाता है और शरीर के अंदरूनी भाग में सूजन होती है। ऐसी परिस्थिति में अपने को क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अपने को नींबू का रस, अदरक और शहद लेना है, काली मिर्च का पाउडर लेना है और छोटी पीपल को भी सेक करके उसका पाउडर बना के आप सब्जी में डाल के लीजिए या भोजन के साथ लीजिए। कम से कम 3 ग्राम की मात्रा पर खुराक दिवस 3 बार लेने से अंदरूनी सूजन भी उतर जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा और सिर का दर्द भी उतर जाएगा। ये सबसे बढ़िया दवाई है अभी के टाइम में। आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, अभी तक आपने किया होगा तो मेरे को पता नहीं है, नहीं किया है तो इस चीज को याद रख लीजिए, बहुत आसान चीज है। अगर आपने सुना किसी को भी वायरस जन्य चाहे कोरोना का रोग भी क्यों नहीं हुआ हो, 21 पत्ता आप आंकड़ा समझते होंगे सब, 21 पत्ता आंकड़ा का लेकर के उसको अच्छे से पानी में उबाल दीजिए और पत्ते को फेंक करके उस गर्म पानी से जो रोगी है उसको नहाने के लिए बोलिए।
अब आप कहेंगे कि आक के पत्ते से नहाने से क्या फायदा है? आक का पत्ता, आंकड़ा का पत्ता इतना वायरस को नष्ट करने में काम आता है। अगर उसमें नहाने के लिए बोलेंगे तो उसमें आदमी ब्रश करेगा, उसी में नाक के ऊपर से उस पानी को खींचना है और उसी से ही स्नान कर लेना है। तो शरीर बिल्कुल आप सैनिटाइजर से भी बड़े सैनिटाइजर है वो आक का पत्ता। भगवान न करे किसी को हो, अगर किसी को भी कोई वायरस जन्य रोग होता है तो आप उसको नहाने के लिए सलाह दीजिए, उनकी ये व्यवस्था करवाइए कि 21 पत्ता आग का लेकर के उसको पानी में गर्म करें, बहुत तेज से उबालने जितना। गर्म करने के बाद वापस ठंडे पानी में मिला करके उसको यूज करें। पीने में भी ले सकते हैं कि दिन में उसको उस उबले हुए पानी को 2-3 बार पी लें, तो जहां भी वो वायरस होगा उसको नष्ट कर देगा। आंकड़ा का वायरस नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका है। अपन जब ताम्रभस्म बनाते हैं तो आक के दूध से उसको घोंटते हैं, तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है और फंगस वायरस को दूर करने में बहुत ही कारगर और कामयाब है, बहुत तेजी से। तो इस चीज को आप अगर जानकारी में दी है तो नोट कर लीजिए, और जानकारी में तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं आगे आने वाले दशहरा के पहले, और अभी ये पितृ पक्ष के जो चल रहा है, इस पक्ष में सब लोग जो भोजन करते हैं तेल युक्त, इन तेल को आप विचार करके तिल का तेल शुरुआत कर दीजिए भोजन करने के लिए। तो तिल का तेल बहुत ही लाभदायक रहेगा। जिन लोगों को प्राप्त हो सके वो तिल का तेल का उपयोग करें, तो अभी सारे वायु को समन कर देगा और किसी प्रकार के भी शरीर में कहीं भी आयोडीन की कमी हो या फिर विटामिन डी की कमी हो, उसको पूरा करने के लिए मात्र तिल आपका बहुत ही अच्छा स्रोत है। विटामिन डी की टेबलेट खाने के बजाय धूप में सेक करने का नियम इसीलिए है कि ठंड के दिन में धूप में आदमी सेक करे, मौसम ठंडा होता है। अगर बहुत सारे लोगों के पास में परेशानी है कि शहर में रहने वाले हैं, कामकाजी हैं, धूप नहीं सेक सकते, तो उनके लिए तिल का तेल का उपयोग करना या तिल का उपयोग करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। तिल के तेल का मालिश और तिल के तेल का सेवन। खाने के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है, उसमें स्नेहन की मात्रा होती है, जो घुटनों के दर्द में या कहीं भी जॉइंट्स के दर्द में जो अपने आयल खत्म हो जाता है या कार्टिजन घिस जाते हैं, इसको बनाने के लिए तिल का तेल का बहुत ही महत्व है। तिल के तेल के बाद में दूसरा नंबर आता है जैतून के तेल का, और घी हो तो सबसे अच्छा। गाय के घी का तो कोई मेल ही नहीं है, लेकिन सबको गाय का घी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए उसका ऑप्शन है कि आप जैतून का तेल ले लीजिए या तिल का तेल ले लीजिए। अभी हम लोग ठंडी में सब लोग क्या है कि पौष्टिक चीजें बनाते हैं खाने के लिए, तो पौष्टिक चीजें जो बनाते हैं उसमें अजवाइन का उपयोग ज्यादा करिए। अजवाइन का उपयोग करने से आंतों में वायु का उत्पन्न होना ही होता ही नहीं है। जब आंतों में वायु उत्पन्न नहीं होगा तो किसी प्रकार की दर्द शरीर में नहीं होगा। और अक्सर क्या होता है कि शीत ऋतु में शरीर का जकड़न और दर्द बढ़ जाता है। बहुत सारी माताओं बहनों का जो है रीढ़ की हड्डी में या कमर में दर्द होने लगता है, गठिया बाय में भी दर्द होने लगता है ठंड के सीजन में। उससे बचने के लिए अजवाइन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करवाएं। मेथी के लड्डू है, इसको खिलाइए तो इससे बहुत लाभ होगा। तीसरी बात यह है कि अपने यहाँ देखिए बहुत सारे कंपनियां जो बनाती है
संजीवनी बटी। अगर संजीवनी बटी सही ढंग से बन जाए तो भी वायरस जन्य ज्वर और वायरस जन्य एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो सही तरीके से बना हुआ संजीवनी बटी मिलना मुश्किल काम है। तो संजीवनी बटी अपने वैद्य लोग भी तैयार कर सकते हैं। संजीवनी बटी के पाठ में आपने देखा होगा कि उसमें है सौ है, कुचला है, ताम्रभस्म है, आंवला है, और एक चीज और है, वत्सनाभ। वत्सनाभ को अच्छे तरीके से शुद्ध करके और संभाल के डालना चाहिए। मात्रा भी उसकी कम होनी चाहिए वत्सनाभ की। वत्सनाभ की मात्रा है कि आपका पर 1 किलो में 5 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए। तो वत्सनाभ जो है ज्वर के ऊपर उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। कुचला आपके ज्ञान तंतु के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, इसलिए दर्द में जल्दी राहत मिलती है। और पिलावा आम को पचा देता है। पेट में आम जो बना हुआ है उसको पचा देता है, इसकी वजह से बहुत जल्दी वायरस जन्य ज्वर में आपको लाभ मिल जाएगा। संजीवनी बटी अपने घर में अच्छी तरीके से बना लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। कभी पेट में दर्द हुआ या दस्त लग गए तो भी काम में आता है। एलर्जी है तो भी काम में आएगा। संजीवनी बटी घर में रखना बहुत अच्छा है। पहले बहुत अच्छा आता था संजीवनी बटी, आनंद कर। और एक बच्चों के लिए रसपीपरी आती थी, वैद्यनाथ कंपनी बनाता था। वो रसपीपरी बहुत अच्छा था बच्चों के लिए। दांत आते समय भी छोटे बच्चों को दिया जाता था, दस्त हो जाए तो भी दिया जाता था। और सर्दी जुकाम इनमें तो उसका काम बहुत अच्छा ही था। अब एक सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, आपको आज विषय नहीं है लेकिन विषय से हट करके एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, मेरी इच्छा हो रही बताने की। जैसे कि स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द है, वो किसी भी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी हो, या गले के नेक के नीचे हो, या फिर पाँव में हो, उसके लिए आप जो है हाड़ साकड़ी, आप सब लोग पहचानते होंगे, हाड़ साकड़ी ले लीजिए। उसको अच्छी तरह से साफ करके ऊपर से साफ चाकू से छील लीजिए। हरा वाला भाग थोड़ा सा निकाल करके, अंदर का भाग बचे उसको अच्छी तरह से मिक्सर में मिक्सिंग कर लीजिए, ग्राइंडर। जब चटनी सा बन जाए एकदम लुप्पी सा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अड़द का लोट डालिए। अड़द का लोट डाल करके उसको तिल के तेल में पकोड़े जैसा तल लीजिए। और कम से कम 1 से 150 ग्राम पकोड़े पर डे खिलाइए। 10 से 15 दिन में उनका जो है स्पॉन्डिलाइसिस के दर्द में आपको लाभ हो जाएगा। 15 से 20 दिन खिलाना है बस। उसके बाद एकदम सही हो जाएंगे, वो होगा ही नहीं, दर्द भी नहीं होगा उनको, और हड्डी भी मजबूत हो जाएगी। माता जी उसमें नींबू का रस डालना होगा ना? ये अपने हाड़ साकड़ी में हाँ। नहीं, हाड़ साकड़ी में नींबू का रस नहीं डालना है। हाड़ साकड़ी को सीधा आप साफ करके और उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। और बाकी जो स्वाद के हिसाब से धनिया, जीरा, लहसुन, मिर्ची डालना है वो तो डाल सकते हैं। फिर अड़द के लोट में अच्छी तरह से मिक्स करके उसको पकोड़े जैसा तलवा लें। तो तलने से क्या है कि उसे खुजलाहट चली जाएगी। तिल के तेल में तलना है। हेलो हाँ बराबर, सही मैडम जी, तिल के तेल में तलना है। ओके और मैडम। तेल में ऐसा तलवाएंगे
कि वो कच्चापना नहीं रह जाए, जले भी नहीं और कच्चा भी ना रहे। इस तरह से मध्यम आंच से बराबर सेकना है और उसको 1 से 150 ग्राम की मात्रा में पकोड़े कम से कम 10 से 15 दिन खिलाइएगा तो उनका दर्द चला जाएगा। और 15 से 20 दिन तक खिलाने से क्या है कि वो हड्डियों में मजबूती आ जाएगी अंदर से। इसका मेरा अनुभूत योग है, मैंने अनुभव किया हुआ है। इसमें जॉइंट्स पेन में भी इस दवाई से लाभ होता है। इस स्पॉन्डिलोलिसिस के अलावा जॉइंट्स पेन भी कई है, घुटने में है, इनमें है, तो सभी में लाभ होता है। करना चाहिए अगर कर सकते हैं, प्राप्त है तो। और हार्ट साकड़ी तो लगभग बहुत जगह में होती है और आपके गुजरात में तो ज्यादा ही है, बहुत जगह पे भी। हार्ट साकड़ी कितनी लेनी होंगी मैडम? हार्ट साकड़ी इसमें ऐसा है कि हार्ट साकड़ी का वजन होना चाहिए 25 ग्राम। ओके मैडम। और उसमें आपका 100 ग्राम आ जाएगा उड़द का आटा। ओके। और बाकी सब कुछ करके तलने के बाद में 150 ग्राम जितना, ज्यादा खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, 150 ग्राम की मात्रा खा सकते हैं। अच्छा, ये प्रसंगवश आ गया था बीच में। और अब अपन आ जाते हैं ताम्र भस्म पर। तो ताम्र भस्म जो है अक्सर आपने कॉमन देखा होगा कि ब्लैक कलर का होता है। वैसे ताम्र भस्म जब हम अच्छी तरह से बनाते हैं उसका शुद्धिकरण सबसे पहले महत्व की बात है। मैं हमेशा ही रसायन और भस्म पर, शुद्धिकरण पर जोर देती हूँ। अब मेरा मानना है कि शुद्धिकरण करके हम बनाते हैं तो चाहे वो लेड का भी क्यों नहीं भस्म हो, बहुत अच्छा काम करती है, निरापद रहती है, उसमें किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी नहीं होती, लीवर में भी डिपॉजिट नहीं होता है, किडनी में भी डिपॉजिट नहीं होता है। तो हम ताम्र भस्म जब बनाने जाएं तो ताम्र को कम से कम 101 बार निर्गुंडी के रस में बुझाएं। ताम्र के पत्र को पूरा लाल करके 101 बार निर्गुंडी के रस में हमको बुझाना है। तपाना है, फिर बुझाना है, तपाना है, फिर बुझाना है। उसके बाद में फिर हम भस्म करना चालू करेंगे। तो 100 भट्टी के बाद में ताम्र की भस्म बिल्कुल रेड हो जाती है। वो भस्म जो है वो बहुत कारगर है और बहुत सूक्ष्म मात्रा में दी जाती है। उसमें वांति भ्रांति बिल्कुल भी नहीं होती। वैसे उसकी जो मात्रा है 125 mg की है। अब मान लीजिए किसी को 250 mg भी दे दें, 300 mg भी दे दें, तो उसमें से वांति भ्रांति बिल्कुल भी नहीं होती है, न उल्टी होता है, न जी मिचलाता है, नहीं खराब लगती है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि उसकी जो है कालिस निकल जाती है आपके निर्गुंडी के रस में बुझाने से और उसके परमाणु टूट जाते हैं। इसके बाद हम उसको भस्म के रूप में तैयार करते हैं तो इतना सूक्ष्म हो जाता है और वांति भ्रांति से दूर हो जाती है और काम शरीर में इतना तेजी से करता है। अब उस ताम्र भस्म को आप किसी भी चर्म रोग में भी दे सकते हैं, किसी प्रकार के चर्म रोग में, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में, चाहे वो यूरिन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो आंतों का इन्फेक्शन हो, चाहे लीवर का इन्फेक्शन हो, चाहे लीवर सिरोसिस हो, किसी भी रोग में, पित्त के रोगों को छोड़कर उसको उपयोग किया जा सकता है। ताम्र भस्म बहुत ही निरापद और बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग बना के देखिए, 100 भट्टी लगाएंगे उसके बाद लाल कलर हो जाएगा। अगर नहीं हो तो हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम पर। और हमारे पास लाल ताम्र भस्म उपलब्ध भी है। हम जो भी दवाइयों के काम पे लेते हैं उसमें लाल ताम्र भस्म ही डालते हैं, ब्लैक वाला हमने उपयोग में नहीं लिया। अच्छा, ताम्र भस्म उसका नाम है गोरक्षनाथी ताम्र भस्म। आप उसको देख सकते हैं, रसरत्न समुच्चय में उसका उल्लेख है।
लेकिन क्या है कि पूरा प्रैक्टिकल उपयोग उसका जो है अपन तैयार करते हैं जब अपने को पता होता है। पुस्तकों में इतना इशारा लिख दिया है कि गोरक्षनाथी ताम्रभस्म निरापद है, उसको किस तरह से बनाया जाता है और उसको प्रोसीजर पूरा शुरू से क्या है। एक बार बोल देते हैं कि शुद्ध कर दीजिए तो साधारण आदमी समझता है तेल तक्र और कांजी से शुद्ध कर दो और शुद्ध हो गया। नहीं, अभी शुद्धिकरण आपका नहीं हुआ है। अभी आपको एक बार निर्गुंडी के रस में बुझाना होगा। निर्गुंडी के रस का बहुत बड़ा महत्व है अपने आयुर्वेद में। अपने आयुर्वेद में निर्गुण का ये मतलब है कि किसी प्रकार के वायु रोग में निर्गुंडी को गर्म करके लुगदी बना करके और शरीर को सेका जाता है जहां जिस जगह पर दर्द होता है। वो शोधक है, बहुत बड़ा शोधक है। निर्गुंडी का गुण आपने देखा होगा, चरक संहिता है, सबसे बड़ा शोधन का काम करता है। लेकिन मेटल किसी भी प्रकार का हो उसके अणु को तोड़ने के काम में आता है। एक बहुत विशेष बात है। अणु टूटने के बाद मेटल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हुआ और सूक्ष्म भस्म जो है शरीर में इस तरह से फैलता है जैसे तेल की बूंद को आप पानी में डालेंगे तो फैल जाएगा। इसी तरह से शुद्ध और परिपक्व जो भस्म है वो शरीर में जा करके तेल की तरह फैल जाता है और जहां उनको काम करना होता है वो काम करता है। भस्म और रस के बारे में अगर किसी को भ्रांति हो तो भ्रांति न रखें। जितना शरीर को शोषित करना होता है, जितनी शरीर की क्षमता है, ये भस्म रस को उतनी ही मात्रा में लेते हैं। केवल 2%, 98% दवाई मल और मूत्र के द्वारा बाहर हो जाते हैं। अब आप विचार करिए, आपने किसी रोगी को 500 मिलीग्राम दवाई दी तो 500 मिलीग्राम दवाई में से केवल 100 मिलीग्राम दवाई ही उसका शरीर शोषित कर पाएगा और बाकी सब मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अपन सब वैद्य लोग प्रयोग करते हैं, हम तो ऐसा ही करते हैं, आप लोग भी करके देखिए कि किसी भी रोगी को दवाई की मात्रा आप 6 बार दीजिए, 8 बार दीजिए, मात्रा को सूक्ष्म रखिए। जितनी सूक्ष्म मात्रा में अपन दवाई देंगे वो शरीर उसका शोषण अच्छी तरह से करेगा और रोगी को अगर अपन 2-2 घंटे में दवाई देते हैं तो एक मात्रा पच करके तैयार हुआ, फिर दूसरी मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो उनके रोग को उभरने के लिए बीच में समय ही नहीं मिल पाएगा। इस तरह से चिकित्सा करने से बहुत लाभ होता है। आप लोग अपना अनुभव ही बताएंगे, मैं अपना अनुभव आप लोगों के सामने बता रही हूँ। बाकी जिस तरह से अपन बोलते हैं कि भोजन जो है भूख से कम खाना चाहिए, इसी तरह से दवाई के विषय में है कि मात्रा बराबर और हो सके इतना कम और बार बार देना चाहिए। बार बार देने से पहली बात, जो भी रुग्ण अवस्था का मनुष्य है उसको एक मानसिक शांति भी होगी कि मैं दवाई ज्यादा टाइम ले रहा हूं।
प्रभाव होगा तो वो प्रभाव उसके शरीर पर भी होने वाला है, ये तो आप सब जानते हैं। और जिस किसी को दवाई आपको देनी है तो कम मात्रा में देंगे तो साइड इफेक्ट होने वाला भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक तो आपको साइड इफेक्ट होने वाली दवाई देनी ही है, अगर कहीं से दे भी दिया, कहीं से चला भी गया तो मात्रा कम होने की वजह से वो कम साइड इफेक्ट करेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी जो वर्तमान की परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में हम लोग अपने घर में ही घरेलू वस्तुओं से चिकित्सा हो जाए, ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़े, वो ज्यादा अच्छा है। किसी भी तरह के रोगी हो, जब तक कंट्रोल हो सकता है घर में रखें। आवश्यकता पड़ी टेस्ट अवश्य कराएं, टेस्ट कराने अवश्य ले जाएं, लेकिन एडमिट करने की संभावनाएं कम रखें। अगर आपके पास में कहीं आयुर्वेद के डॉक्टर हैं आसपास में तो उनसे चिकित्सा करानी चाहिए। और हमारे चिकित्सक बंधुओं से मेरा एक निवेदन है कि हम किसी की भी चिकित्सा करें, वैसे आयुर्वेद की चिकित्सा तो बहुत ही मन से की जाती है, बहुत ही श्रद्धा से की जाती है। आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर हैं उनको मेरा बहुत ही हार्दिक धन्यवाद है। उनकी भावना वास्तव में सेवा की होती है, उसमें कहीं कोई लेस मात्र की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों से ये निवेदन है कि आप कहीं भी चिकित्सा करने जाएं तो स्वयं को पहले रक्षा कवच से सुरक्षित करें, उसके बाद में फिर चिकित्सा करें। आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो सभी की सेवा कर पाएंगे। ये मेरी अपनी सोच है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आप बिल्कुल मेरी सलाह से मकर ध्वज का सेवन करें, स्वर्णमाक्षिक भस्म का सेवन करें। अभी आंवला आ रहा है, आंवला के रस या आंवला का च्यवनप्राश हर रोज लीजिए। अपन सुरक्षित रहेंगे तो रोगियों को सुरक्षित रख सकेंगे। कहीं भी जाएं, किसी के यहाँ भी जाएं, उसके यहाँ यह सलाह देना है आप लोगों को कि भाई जब तक के रुग्ण अवस्था में घर में कोई भी व्यक्ति है, उसके कमरे में अजवाइन का धुना अवश्य दीजिए। गूगल शुद्ध हो तो सबसे अच्छा है। अगर गूगल नहीं मिल सकता तो अजवाइन तो हमेशा मिलता है। अजवाइन का धुआं दिलवाइए पूरे घर में, जिससे दूसरे लोगों पर इसका असर नहीं हो। और वायरस जो है फैलने में देर नहीं लगाती है, इसको दुश्मन समझ करके इसकी चिकित्सा करनी है अपने को। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी का महत्व बताना आवश्यक नहीं है, वो तुलसी का महत्व आप सब लोग जानते हैं। और मैं खास करके आपको रसायन के विषय में ये कहूंगी कि निरापद चीज मकर ध्वज है, उसका सेवन खुद करें और रोगियों को भी कराएं। हर कठिन रोग में दवाइयों को अनुपान के साथ मकर ध्वज दीजिए। मकर ध्वज का जो बनाने का तरीका है वो 16 संस्कार पारद का होने के बाद में मकर ध्वज की तैयारी होती है। उसमें अपन स्वर्ण का गटास दे करके पारा को बुभुक्षित करके फिर उसको 100 गुणा चारण करके मकर ध्वज तैयार करते हैं।
जो मकर ध्वज आपको सेवन करते ही 20 मिनट के बाद में बता देगा कि आपने मकर ध्वज का सेवन किया है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे अपने चिकित्सक बंधु भी बहुत कोरोना हो गया, परेशान हो गए, कमजोर हो गए। हमारे तो विश्व आरोग्य परिषद के गुप्ता जी जो है अभी तक के खाट से नहीं उठे हैं। 2 महीने में तो अनकॉन्शियस हो गए थे, कॉन्शियस आ गया है, लेकिन अभी बिस्तर में ही। तो ऐसे रोगियों को मकर ध्वज का सेवन बहुत आवश्यक है। मकर ध्वज का सेवन बहुत आवश्यक है। मकर ध्वज सेवन करना चाहिए और उसके साथ में च्यवनप्राश भी लेना चाहिए। तो जो कोरोना काल में हमारे शरीर के अंगों को जो ह्रास हुआ है, जो सेल कमजोर पड़ चुके हैं, वो सारे तंदुरुस्त हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य पुनः वापस लौट जाएगा। तो और किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मैडम, मम्प्स मीन्स गाल पचोड़िया, उसमें कौन से वायरल डिजीज है, उसमें क्या दवाई है? मम्प्स, गाल पचोड़िया जो गाल में सूजन आ जाती है। हाँ, मैं समझ गई गाल पचोड़िया आप बोल रहे हैं ना। मैं समझ गई। इसमें क्या है कि आँख का दूध सफेद कागज में लगा करके और दोनों तरफ गाल में चिपका दीजिए, जिसमें हुआ होगा उधर, ये तो उसका लगाने की दवाई है। आँख का जो दूध है ना अकौआ का, हाँ, उसको कागज पे या रुई पर ले करके और उसको गाल में चिपकवा दीजिए, पहली। हाँ, दूसरा, खाने के लिए उसका ये उपचार है। खाने के लिए उनको दीजिए घी, गाय का घी है ना, गाय का घी को गरम करें, तेज गरम करें और गैस पर गरम करके नीचे उतार लें। उसमें काली मिर्च का चूर्ण 1 चम्मच डाल दें। 1 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण डालने के बाद ऊपर से थोड़ा टेस्ट के लिए शक्कर डाल दें। ठंडा होने के बाद गुनगुना उसको, जिस रोगी को गाल पचोइया हुआ है उसको पिलाना है। और ऊपर से चाय वगैरह कोई गर्म पेय दे देना है, गर्म चाय या गर्म दूध जो भी पिलाना चाहे। ये देने के बाद में फिर उनको स्वर्णाक्षी भस्म और अच्छा ताम्र भस्म है आपके पास में तो दे दीजिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप इनको बृहदवात चिंतामणि रस दे सकते हैं। बृहदवात चिंतामणि रस और सूजन उतारने के लिए पुनर्नवा, ये 3-4 चीजों से गाल पचोइया 2 दिन में लाभ हो जाता है। दूसरा मैडम, जी, दूसरा, अब चिकनगुनिया और डेंगू का अभी वायरल डिजीज हो रहा है, तो चिकनगुनिया और डेंगू में कौन सी चिकित्सा? सबसे बढ़िया रहेगा, जैसे आपको डेंगू हो गया ना, मेरा अनुभूत है, आपको भी बता रही हूँ। हाँ, आपने सही है, बिल्कुल अनुभूत योग है। तो डेंगू के लिए जो डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक देते हैं, ये एंटीबायोटिक से शरीर को और बहुत ज्यादा क्षीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तात्कालिक सारवार तो जरूर लीजिए। मैं तात्कालिक सारवार इमरजेंसी के लिए किसी को मना नहीं करूंगी। इमरजेंसी के लिए कुछ जो कुछ लेना पड़े वो अलग बात है। तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद और उसके पपैया के पान के रस, ये तो उनको पीने के लिए दीजिए। अब थोड़ी मात्रा में नहीं देना है। पपैया के पान का रस कम से कम 25 मिलीग्राम होना चाहिए। उसकी आधा मात्रा में शहद हो। तुलसी का रस 4 चम्मच, अदरक का रस 2 चम्मच, ये सब तैयार करके उनको पीने के लिए दीजिए, दिन में 2 से 3 बार। मकर ध्वज अगर
100 mg की गोली है मकर ध्वज की, तो कम से कम 4 गोली लीजिए एक खुराक में। इस तरह से इनको 3 खुराक देना है। मकर ध्वज स्वर्ण युक्त होना चाहिए, अगर स्वर्ण युक्त नहीं है तो अलग से स्वर्ण भस्म दीजिए। तो स्वर्ण भस्म देने से प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी बढ़ता है डॉक्टर साहब। हाँ बराबर से, सही बात है। तो ये खुराक उनको देना पड़ेगा। दिन में 3 बार तो रस पिलाइए, पपीते के पत्ते का, अदरक, तुलसी, शहद, और उसके साथ में 4-4 गोली मकर ध्वज की दीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाएगा डेंगू के लिए। और ज्वर है तो ज्वर के लिए तो कुछ ज्वर का काढ़ा वगैरह देना पड़ेगा, या सरोजर रस देना पड़ेगा। सरोजर रस है, सरोजर लोह है, ये सब 2-3 चीजें मिला करके दे दीजिए। महाजनांकुश रस है, तो ये फटाफट काम करेंगी आपके डेंगू के लिए। अब रही बात आपकी चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया के लिए साहेब सबसे बढ़िया रहता है अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, मोती पिष्टि और बृहद्वाद चिंतामणि रस। हेलो हाँ सुन रहा हूँ मैं। जी, ये रसायन की दवाइयां जो है, इनकी मात्रा जो है, बृहद्वाद चिंतामणि रस का 2 टेबलेट ले लीजिए, और मोती पिष्टि लीजिए 500 मिलीग्राम, ताम्र भस्म उसमें लीजिए 250 मिलीग्राम। अच्छा ताम्र भस्म हो तो 250 लीजिए, वरना ब्लैक वाला हो तो फिर 100 mg लीजिए। और इनका शहद में घोट करके खुराक बना करके दिन में 3 बार दीजिए। दिन में 3 बार देने के बाद में, जैसे कि अपन ने भी पिछली बार बात की, तिल के तेल से उनका भोजन बने। तिल के तेल से रोटी चुपड़ना है तो तिल का तेल से, और कोई सब्जी उनकी बननी है तो तिल के तेल से। और खट्टा और ठंडा खाने से परहेज रखें। ये इसकी दोनों चीज की दवाइयां हैं। डेंगू में स्वर्ण भस्म का बहुत ही चमत्कारिक उपयोग है। डेंगू में जो प्लेटलेट काउंट गिरता है, तो प्लेटलेट काउंट अगर 20,000 के अंदर है और आप उनको स्वर्ण भस्म 2 से 3 खुराक देंगे, उसके बाद जो है डेंगू में जो प्लेटलेट काउंट है वो 70 से ऊपर मिलेगा आपको, 70,000 से 3 खुराक के बाद में। कोरोना में भी बहुत उपयोगी रहा है स्वर्ण भस्म। कोरोना के समय में जिनको ऑक्सीजन कम हो जाता था और हॉस्पिटलाइज नहीं थे, उन लोगों को भी अपन ने स्वर्ण भस्म का उपयोग कराया और उससे ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ गया। ऐसा हुआ है। तो स्वर्ण भस्म का काम बहुत अच्छा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, जैसा नाम है ऐसा काम है। तो डेंगू में बहुत अच्छा उपयोग है इसका स्वर्ण भस्म। और ताम्र भस्म अच्छा वाला दीजिए आप चिकनगुनिया के लिए। चिकनगुनिया में कुचरा युक्त दवाइयां भी उपयोग कर सकते हैं। कुचरा का जो है विस्तुंडिका बटी वगैरह, महाबादी ध्वंसन रस, विस्तुंडिका बटी, ये देना है। तो इससे बहुत जल्दी सत्वर लाभ पहुंचेगा चिकनगुनिया में। सही है। जी सर। और किसी को सवाल है तो वायरस जन्य रोग के लिए कोई किसी को सवाल है तो पूछिए। जैसे कि स्वाइन फ्लू है, अब तो नहीं है, पहले 5 साल पहले या 6 साल पहले स्वाइन फ्लू भी, वो भी वायरस जन्य फीवर था। तो उसमें कौन सी दवाई बिल्कुल, स्वाइन फ्लू में? स्वाइन फ्लू का साहब सबसे बढ़िया इलाज है मयूर चंद्रिका भस्म। मयूर चंद्रिका भस्म का उपयोग श्वसन तंत्र के रोगों पर है। तो मयूर चंद्रिका भस्म जो है अपन त्रिकटु के साथ में है, और मयूर चंद्रिका भस्म की मात्रा जो है 500 mg तक ली जा सकती है, बहुत ही सौम्य होता है। तो मयूर चंद्रिका भस्म और त्रिकटु मिलाकर के शहद के साथ में
दिन में 4 बार 5 बार उसको सेवन कराइए। और वो भाप लें, नस से डालें। नस से पिछले भी मैंने आपको बताया है, नस से जो है मालकांगनी का तेल और जैतून का तेल दोनों आधा आधा भाग कर करके और ड्राप वाले में शीशी में भर के रख लें और उसको दिन में 2-3 बार डालें। तो स्वाइन फ्लू के लिए सबसे बढ़िया उपयोग रहेगा, सबसे बढ़िया दवाई रहेगी, कारगर दवाई रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। जैतून का तेल। हाँ हाँ बोलिए। जैतून का तेल और दूसरा कौन सा बताया मैम? मालकांगनी का तेल। माल का। जी दूसरा मैडम वो अदरक भस्मा वगैरह आपने बताया ना, उसका डोज जरा बताइए ना फिर से कि मेरा किसकी किसके चिकनगुनिया का आपने बोला ना, उसमें अबरक भस्म, ताम्र भस्म, मोती पिष्टी, ब्रोथ, उसका डोज आप फिर से रिपीट कीजिए ना। चिकनगुनिया का? हाँ हाँ चिकनगुनिया का है ना, जैसे अपने बृहद चिंतामणि रस ले ली। हाँ। बृहद चिंतामणि रस की 4 टेबलेट लिया, उसमें अपन लेंगे अबरक भस्म लेंगे मात्र 150 से 200 mg तक के, जैसा बल शरीर का। ताम्र भस्म लेंगे, उसमें ताम्र भस्म अगर बहुत अच्छी है तो आप 150 mg ले सकते हैं। अगर ब्लैक भस्म मिलेगी तो उसको 100 mg लीजिए। और मोती पिष्टी उसमें अपने को 500 mg लेना है और सभी को अच्छी तरह से खरल करके और शहद में मिला दीजिए। आपको ज्यादा लाभ लेना है तो पान के पत्ते का रस भी मिला लीजिए। दूसरा मेरे ये मात्रा जो है दिन में 2 बार देना है आपको। जी हाँ। दूसरा मुझे पूछना है, एक छोटा बच्चा है, उसको जब भी फीवर आता है तो पूरा बॉडी में सूजन आता है, फीवर आता है तभी होता है ये, और सूजन आने के बाद इतना इचिंग होता है जैसे सिक पिक में होता है ना, उस टाइप का होता है। उसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, उनको आप जो है, कितना छोटा बच्चा है? 5 ईयर ओल्ड है। 5 ईयर बस। हाँ। ओहो। उनको एक काम करना पड़ेगा आपको। जी। काली मिर्च जो है बहुत ही महीन वाला हो या फिर अच्छे कोई कंपनी का ले लीजिए जो बहुत पुराना नहीं हो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। काली मिर्च, और काली मिर्च को बच्चा तो वैसे किसी में खाएगा नहीं, उसको कैप्सूल भर के निकलवाइए। कैप्सूल निकल सकता है? हेलो, हाँ कर लूंगी मैम वो। कैप्सूल निकल सकता है ना बच्चा? हाँ कर लेगा, नहीं तो फिर पाउडर फॉर्म करके भी दे सकते ना मैम। पाउडर फॉर्म में तीखा लगता है ना, बच्चे कैसे खाएंगे? अच्छा वो हाँ ठीक है, वो करवा लूंगी। करवा लेंगे ना। हाँ तो उनको काली मिर्च सुबह शाम कम से कम 200-250 mg वैसे ही दीजिए आप। ओके। हर रोज दीजिए। फिर उनको बुखार भी नहीं आएगा। अच्छा हाँ, और ये सूजन भी नहीं होगी। अच्छा। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हाँ आप जो बता रहे हैं, ये आंतों से संबंधित है। हाँ। तो इसको मौसम्बी का रस भी उनको पिलाइए। ओके। हाँ ठीक है मैम। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। एक प्रश्न पूछना था, जो ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी का ब्रेन हेमरेज होता है जी तो वो कोमा में चले जाते हैं, पैरालिसिस में जाते जाते हैं जी। तो ऐसे समय में हम लोग रसायन में क्या चीज ठीक रहता है, ये मैं जानना चाहता हूं। ऐसे समय में सबसे बढ़िया आपने कोई अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, पोटली रस सबसे अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, चाहे वो स्वर्णगर्भ पोटली रस हो या रत्नगर्भ पोटली रस हो या हेमगर्भ पोटली रस हो, तो ये सब चीजें, पोटली का जो रसायन है हाँ। वो बहुत उच्च कोटि की अवस्था में बनता है, बहुत कष्ट साध्य है पोटली रस बनाना। ये अपन दे सकते हैं।
तो मेरा एक प्रश्न और है मैडम आपसे, ये हाँ जी। आप जो मकर ध्वज और स्वर्ण गर्भरस वगैरह बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो जी। फार्मेसी में जो दवाई बनाते हैं उसमें स्वर्ण का पूरा ग्रास जाता नहीं है, ऐसा मैंने भी सुना है फार्मेसी वालों से। तो जब तक स्वर्ण का ग्रास होगा नहीं तो वो दवाई कैसे काम करेगी? बिल्कुल आपकी बात 1000% सही है। उसका एक लॉजिक है। हाँ पारा है। जी पारा आपने देखा है कि हमेशा वो कितना छोटा भी खंडित हो जाए गोल अवस्था में रहता है। जी तो पारा के जो अणु परमाणु है जी उनको जब तक हम विखंडित नहीं करेंगे, जब तक कि वो शरीर के लिए कैसे कारगर होगा। वो तो यूं कि यूं मलमूत्र के द्वारा निकल जाएगा। उसको विखंडित करने के लिए अपन क्या करते हैं, पारे को बुभुक्षित करते हैं। बुभुक्षित करने से उसका अणु, पारे के अणु के अंदर जब सोने का अणु अंदर जाता है तो पारे का मुंह खुलता है। मुंह खुलने का मतलब है उसका जो परमाणु है वो टूट जाता है। हेलो, जी सुन रहा हूँ। जब परमाणु टूट जाता है तो वो अपने शरीर में जब हम उसको सेवन करते हैं तो अच्छी तरह से शोषित हो जाता है और उसको जहां पहुंचना है वो पहुंचता है। अब पारे के गुण धर्म तो बखानने योग्य है ही नहीं। वो तो पता नहीं किस रोग में कैसे कब किसको मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे। तो जहां तक से मस्तिष्क जन्य रोग है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह में पहुंचने के लिए पारा समर्थ है। अब पहुंचने के बाद उनको कार्य करने के लिए पारा पूर्ण तरह से शुद्ध, बुभुक्षित और मूर्छित होना चाहिए। मृत हो जाए तो अमृत है, मृत नहीं हुआ तो मूर्छित तो होना ही चाहिए। तो ये संभव है। अगर आपको अच्छी तरह से दवाई मिले कहीं से बनाई हुई तो ये आपका काम हो सकता है। तो अगर कोई कोमा में भी गया है, किसी का ब्रेन के नर्वस सिस्टम अगर कोलैप्स हो गए, तब हाँ। उस स्थिति में भी ये काम करेगा अगर किसी ने बेड पकड़ लिया है? बिल्कुल काम करेगा साहब, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल काम करेगा। दूसरा मैडम, जो कंजक्टिवाइटिस है, जो आँख का रोग है, क्या? आँख कंजक्टिवाइटिस मीन्स का आँख आना, जो आँख में रेडनेस हाँ, होता हाँ, है, तो हाँ, उसमें कौन सी दवाई आँख कंजक्टिवाइट जब आता है ना वायरल होता है ना तो हाँ हाँ मैं समझ गई। सबसे, हाँ मैं समझ गई। इन्फेक्शन होता है और वो चेपी होता हाँ है। चेपी होता है कंजक्टिवाइटिस। एक हाँ आँख का रोग चेपी भी होता है। इसके लिए जो है बचने के लिए तो चश्मा लगाना है, वो ठीक है कि दूसरे को नहीं फैले, हमारे में ही रहे। यस, वो तो एक उपाय है बचने का, फैलने से रोकने के लिए। दूसरा इसका इलाज ये है कि फिटकिरी का जो फूला है ना, फिटकिरी को आप हाँ फटकड़ी, बतासे हाँ की तरह फुला लीजिए। हाँ फुलावली फटकड़ी, फटकड़ी। हाँ और फुलाने के बाद में उसको गुलाब जल या गंगा जल एकदम से छाना उसमें डाल दीजिए, पहले घुलने दीजिए। कितनी मात्रा में डालना है बता रही हूँ आपको। 10 ml गंगा जल या गुलाब जल हो और उसके अंदर आपको 100 मिलीग्राम जितना फिटकरी डाल दीजिए। 100 मिलीग्राम फिटकरी डालने के बाद उसको थोड़ी देर रख करके और बारीक छन्नी से या 2 लड़ सूती के कपड़े से छान लीजिए और छान के शीशी में भर दीजिए ड्राप में। और उसको दिन में 2-3 बार डालिए। डालने से जलन होगा, लेकिन पूरा ये भी एक तरह का वायरस जन्य रोग है, वायरस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत जल्दी आँख ठीक हो जाएगी। डालते वक्त तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिटकरी डालने से चुचुराहट होगी, हल्का सा लगेगा,
आँख से पानी निकल जाएगी और धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। दूसरा मैडम, और इसकी एक बहुत जी इसकी एक और इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा है। पैर का जो अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा हाँ और हाथ का अंगूठा, इसके ऊपर अकौआ का दूध लगाया जाता है। आंकड़ा का दूध है ना, हम्म आंकड़ा का छील, हम्म ये अंगूठे के ऊपर लगाया जाता है, हाथ के और पैर के। उससे आंख के इन्फेक्शन में लाभ होता है। अब बताएं आगे। हाँ, दूसरा मैडम जो ज्वर आता है, ज्वर के बाद ओठ पे जो हर्पिस हो जाता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स, गुजराती में हाँ, बहुत खतरनाक होता बरो मूत्र, वो ऐसा बोलते हैं, हर्पिस सिम्प्लेक्स। वो होठ के है। बाजू हाँ, में नहीं नहीं, हर्पिस 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 में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम्म हर्पिस जो है उसका दर्द और तकलीफ बहुत होता है, उसमें बहुत पानी निकलता है। तो पहले तो अगर आपका हर्पिस का फोड़ा अगर हो चुका है तो उसके लिए ऊपर से लगाने के लिए जो अपने टंकण खार होता है ना, टंकण खार, हाँ टंकण खार को फुला करके बतासा जैसा फूल जाएगा आग में रखने से, और उसको पीस के उसका पाउडर जो है वो लगाना चाहिए। ये तो हो गई आपकी लगाने की। नारियल का तेल के साथ में मिला करके लगाइए, अलसी के तेल के साथ में मिला के लगाइए, बहुत जल्दी लाभ होता है। और खाने के लिए दवाई जो है उनको प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, कहरवा पिष्टी और मकरध्वज, ताम्रध्वज, ये सब मिला करके और उनको 500 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ में दिन में 4 से 5 बार दीजिए। तो वो जो है अंदर से सारी जो टॉक्सिसिटी इकट्ठा होता है, इसीलिए तो हर्पिस होता है। मेन बात ये है, वो नाम हो जाता है कि बुखार की वजह से हुआ है। हाँ हाँ ओके बुखार मैडम। की वजह से हुआ। हाँ हाँ ओके ये मैडम। शरीर में तो टॉक्सिसिटी इकट्ठा होती है, इसकी वजह से होता है। ओके तो मैडम। उसको निकलने के लिए कहीं तो कोई रास्ता चाहिए। हाँ हाँ बराबर, सही बात है। तो अपन जो है टंकण खार का फूला बना करके बारीक पीस के उसको लगाएं, और खाने के लिए मकरध्वज, ताम्रध्वज, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी और पिष्टी, इनके दिन में 4 खुराक दीजिए, 500 mg की मिला करके, सबको मिला के 500 mg शहद के साथ। नमस्ते मैडम। जी अंजनहारी जो, हाँ नमस्ते मैडम, अंजनहारी जो बार बार आंख पर हो जाती है तो उसके लिए परमानेंट कोई सॉल्यूशन है क्या? अंजनहारी बार बार आंख में होती है, उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आंख को पुनर्नवारिष्ट और मोक्षुरादि क्वाथ, ये कम से कम 3-3, 4-4 बोतल पी लीजिए लगातार। ये पेशाब मूत्र स्थान के गर्मी से पैदा होता है। हाँ, पुनर्नवारिष्ट और मोक्षुरादि क्वाथ। हाँ, इस कितना ml उसका रहेगा मैडम रोज? कम से कम 15-15 ml दोनों दवाई मिक्स करके पीना है आपको। और ये दवाइयाँ भोजन से पहले लेनी है, सुबह शाम दोनों टाइम। इसको आपने सुना होगा, तो इसको हिंदी में गुहेरी बोलते हैं। हाँ हाँ, गुहेरी, इसका मतलब यह है कि वो सभी गुप्त स्थानों के मल से पैदा होता है, इसका नाम गुहेरी है। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्ते। एक मेरा प्रश्न है, काफी समय हो गया। हाँ नहीं, पूछिए। एक प्रश्न, जो नाक के अंदर किसी किसी का हड्डी बढ़ जाता है, नाकों में जो छेद होते हैं, हाँ तो हाँ इसको तो जनरली एलोपैथी वाले ऑपरेशन का इलाज बताते हैं। हाँ, और मैंने एक दो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों को भी पूछा तो वो भी ऑपरेशन ही बताया। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या बिना ऑपरेशन का कोई ऐसा रसायन में दवाई नहीं जो आप, और पहला कारण ये भी जानना चाहता हूँ कि ये हड्डियाँ बढ़ती क्यों है नाक के अंदर? नाक के अंदर हड्डी बढ़ने का विशेष कारण यह है कि बहुत टाइम तक किसी को कफ का रोग रहेगा,
कफजन्य रोग बहुत लंबे समय से है, ऐसे लोगों की नाक की हड्डियां बढ़ती है ज्यादातर। 1-8% ऐसा है कि किसी को पित्त की अधिकता है, उससे भी हड्डी विकृति, ये विकृति है जो प्राकृतिक ने बनाया हुआ है शरीर का अंग, वो बढ़ना घटना हड्डी और ये तो नहीं चाहिए, ये विकृति है एक प्रकार की। तो विकृति पैदा होती है कफजन्य रोग से, और पित्त से बढ़ने का 1% चांस रहता है, 99% कफजन्य रोग से बढ़ता है। उसको मैडम अपने को कफ के शमन करने वाली दवाइयां करने से ये धीरे धीरे अपने आप सामान्य हो सकती है। ऑपरेशन से तो इसका क्या है कि तुरंत इलाज हो जाएगा, काट दिया ना, ऑपरेशन हो गया, खत्म। लेकिन दवाई के सेवन से थोड़ा वक्त लगता है, बस इतना फर्क है। और इनमें कफ जन्य समन करना पड़ेगा, कफ के समन के लिए कोई, जिस तरह से त्रिकुटा है, ताम्र भस्म है, ताम्र सिंदूर है, मल सिंदूर है, इस तरह की दवाइयां उपयोग में लेनी होगी बलाबल विचार करके। उसको साइनसाइटिस बोलते हैं ना मैडम, साइनस में सूजन आ जाती है और ज़्यादा समय से सर्दी रहती हो, जी सर्दी ज़्यादा समय से रहती हो, उसको शायद होता है। जी जी, कफ जन्य रोग से ही होता है 99%। हाँ हाँ, सही मैडम। जी, और किसी को सवाल है तो पूछिए। माता जी, ये जो रस शस्त्र की औषधि होती है वो खाली पेट लेनी चाहिए कि भोजन के बाद लेनी चाहिए? देखिए, रस की जो औषधि है उसके लिए वो अक्सर टाइम भोजन के पहले का ही दिया गया है। रस औषधि के पचने के आधे घंटे के बाद में भोजन कर सकते हैं, ऐसा विधान है। अब अपन ये समझते हैं कि रस उग्र है या सौम्य है। अगर कोई औषधि उग्र है तो उसको भोजन के पश्चात लेना पड़ेगा। अगर औषधि सौम्य है तो उसको भोजन से पहले लेना चाहिए। तो अभी आपने बताया जो मकर ध्वज और जो ताम्र भस्म है तो उसे पहले लेना चाहिए कि बाद में? मकर ध्वज और ताम्र भस्म तो जो है ना, ताम्र भस्म जहाँ तक के सवाल है वो पहले ही लिया जाता है भोजन के। मकर ध्वज ही भोजन के पहले ही लिया जाता है। उग्र अवस्था में जैसे कि कोई मल सिंदूर वगैरह है, संख्या युक्त है, उनके लिए भोजन के पश्चात लेना चाहिए। और माता जी, ये जो आपकी फार्मेसी है ये मकर ध्वज बनाती है? जी हाँ, बनाती है। और आपकी फार्मेसी का नाम क्या है माता जी? आदि वैद्य। अच्छा, ऑनलाइन इसकी वेबसाइट मिल जाएगी ना? हाँ है, वो वेबसाइट है ऑनलाइन। इसमें जो शिव जी का 1000 नाम है, उसमें एक नाम है आदि वैद्य चलिए। जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। ये कोरोना में पेशेंट था, तो कोरोना के डर की वजह से उसने आयरन का इतना इस्तेमाल किया, फूड में किया, लो भस्म किया, तो अभी उसका लीवर के अंदर एक्सेस 400 ppb आयरन आ रहा और कंट्रोल नहीं हो रहा, जी, तो उसके लिए क्या इलाज करें? ऐसा है, बहुत आसान इलाज है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। बहुत आसान इलाज है। शायद उसको गंधक रसायन खिलाइए। गंधक रसायन? जी हाँ, गंधक जो है लोहे को मारता है, हाँ बराबर है। वो पचा देगा। मगर वो हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा किसी को, उसको ओनली आयरन डिपॉजिट ही हो रहा। हाँ, तो वो निकाल देगा ना गंधक पचा के। श्योर श्योर, ओके जी, थैंक यू। धन्यवाद। और किसी को सवाल है तो पूछिए। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। આજે આપણે જે તાવ અને વાયરસ જેની દવાઓની વાત કરી તો આભાર. પણ આપણે એને જે રસાયણ વિદ્યા છે, એમાં ખલવી છે, પટ્ટી છે, કુપી ફલકો છે અને આ વખતે પોટલી કલ્પનાની વાત કરી. તો અંદર ખાસ કરીને ગંધકની અંદર સામાન્ય જે દવાઓને 8 કલાક 12 કલાક 75 કલાક સુધી આપવામાં આવે છે,
તો જે પોટલી કલ્પના એ ઇમિડિયેટલી એક્શન આપણને આપે છે, તાત્કાલિક રાહત. हाँ, તો એ વિશે થોડી સમજ અને આ કલ્પના પોટલી કલ્પના વિશે જણાવો તો અમને આનંદ થશે. ધન્યવાદ. ऐसा है कि जो पोटली की दवाई है ना, तो पोटली की दवाई सभी तो ऑलरेडी पहले से तैयार होती है, बस में सारी बनी हुई होगी। और अपन सपूर जान करके जो उसमें से नफरत वजरस की दूर चंदोने जो भी डालते हैं सब तैयार होगा। सारी तैयार दवाइयों को खरलीकरण करते हैं, बहुत ज्यादा खरल होता है स्वरस में, जैसे नागरवेल के पान के रस में हो गया आपके, फिर उसको ग्वारपाठा के रस में, और फिर जैसे मिल गया तो भृंगराज के रस में। तो इस तरह से कम 7 रसों में खरलीकरण होता है। तो 7 रस में उसकी घुटाई होती है, एक एक रस में कम से कम 3 से 4 घंटा घुटाई होती है। तो समझ जाइए 7 रसों में घुटाई हुई, तो 4 7 28 से 30 कलाक उसकी घुटाई होगी। तो इतना सूक्ष्म हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, अब उसको हम जो है रेशम के कपड़े में पोटली बनाते हैं दवाइयों को, और पोटली बनाने के बाद वापस फिर से मट्टी के बर्तन में शुद्ध गंधक भरते हैं, और उस शुद्ध गंधक के बीच में पोटली रहता है, और नीचे से अग्नि जलती है, तो फिर उसमें वापस गंधक जाना होता है। उस गंधक जाना के वक्त में जिस दवाई को हमने खरल करके रखा है वो एक जीव हो जाते हैं, और पारद और गंधक का फिर वहां पर से सम्मिलन होता है। जैसे गंधक खोलता है तो अंदर की जो दवाइयां हैं वो गर्म होकर के आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। तो जिस तरह से हम स्वर्ण का उपयोग करते हैं पारद में, तो पोटली के लिए पूर्ण चंदोदय रस तैयार करने के बाद उसको पोटली में खरल करने के टाइम में उसमें डालते हैं, दवाइयों में मिक्स करते हैं। तो पहले से ही वो तैयार दवाई है, और दोबारा फिर उसका पका वो गंधक के साथ में उसका पाक हो गया। तो उस पाक होने की वजह से दवाइयों की जो गुण धर्म क्षमता है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। और जितना मर्दनम गोवर्धनम, वो तो साधारण सी बात है कि जितना आप खरल करेंगे उतना वो गुण अपना बढ़ा लेगा, वो काम करेगी, ऐसी बात है। इसलिए वो सब पर लाभ करती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और उस समय बलगानिया साहब से भी मुलाकात हुई थी, मैं गई थी वहां जामनगर में। तो एक दरबार की औरत जो थी वो पूरा डेड बॉडी हो चुका था, मर चुकी थी, और उसको एक पोटली रस उसके जीरा लगा करके और थोड़ा सा हथेली में लगा दिए थे। उससे वो 3 घंटे अच्छी तरह से पूरे परिवार के साथ बैठ के चाय बिस्कुट खाई और बात की। तो ये दवाइयां इस तरह से सत्वर काम करती है। धन्यवाद. आगे समझ में और पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए, और कुछ स्पष्टीकरण आप, मैं तो क्या है कि कॉमन बता रही हूँ आपको, आपके लिए विषय नया है तो आपको उसमें कुछ लग रहा है पूछने जैसा, पूछ सकते हैं। એ તાત્કાલિક કેવી રીતે અસર કરે છે? ખાસ કરીને એને મધમાં આપવાની હોય છે, કારણ કે એ તો પેલું ધાતુ બની જાય, કડક જમીન ઉપર નાખીએ તો અવાજ આવે એવું થાય, તો એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો? मैं नहीं समझी, जमीन पर नाखे तो कड़क कैसे हो जाती है, आप बताइए। पोटली जब गंधक ब्लू कलर का आसमानी कलर का हो जाता है तब 70-72 कलाक के बाद हम पोटली निकालते हैं। ठीक है। वो अंदर की दवा जो जमीन पे मतलब पत्थर जैसी बन जाती है, गिरेगे आवाज आएगी, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? वो पत्थर पर घिस के या तो कोई और भी? नहीं, पत्थर पर घिसने नहीं, उसको खरल से घोटाई करिए ना, बहुत अच्छी तरीके से खरल से घोट करके बारीक करिए, उसके बाद में भी निकाल के गुलाब के जल से घोटा जाता है। आपने पोटली तैयार की, जी, उसके बाद में उसको तोड़ करके गुलाब जल से अच्छी तरह से घुटाई कीजिए, घुटाई करने के बाद काम में लीजिए। थैंक यू। हाँ, वो पोटली बना के रखेंगे और घिस के चंदन जैसा उपयोग करेंगे, वो तो क्या है, उसमें बड़े टुकड़ा भी जा सकते हैं। उससे वो सबसे अच्छा उपाय है कि उसको खरल में डालिए, पत्थर के गुलाब जल डाल करके पहले अच्छी तरह से उसकी कुटाई कीजिए, पिस्ती की तरह कुटाई करने के बाद उसको भर के रख लीजिए। धन्यवाद, आभार। दूसरा किसी को सवाल है तो पूछिए। नमस्कार मैडम।
और रस पुष्प, वो तीनों में क्या फर्क है? फर्क है, रस कपूर, दाल चिकना और रस पुष्प? रस, ऐसा है कि जो दाल चिकना है ना, यस। तो दाल चिकना तो आपका संख्या, पारा और नौसागर, बराबर ये 3 चीजों से तैयार होता है, इसका नाम हुआ दाल चिकना। बराबर। और दूसरा आपने पूछा रस कपूर। यस रस कपूर जो है पारद और संख्या होता है। यस और आपने पूछा रस पुष्प। यस रस पुष्प का जो है यस। ये पारा और संख्या, ये दोनों को अपने सेंधा नमक से और फिटकिरी से और आपके नौसागर से, तीनों के साथ में जब घोटाई होती है, घोटाई होने के बाद में इसको डमरू यंत्र से उड़ाया जाता है, तो ऊपर वाले में जो लगता है वो रस पुष्प है। उड़ करके जो लगता है ना जौहर होके, यस यस। वो रस पुष्प है। ये तीनों चीजों का जो काम है वो थोड़ा सा अलग अलग है। रस कपूर जो है वो किसी भी तरह के मूत्र मार्ग में चांदी या थाला जैसा हो जाता है, उसके लिए रस कपूर दिया जाता है। रस कपूर को इतना संभाल के देना चाहिए कि दांतों में नहीं लगे। और दाल चिकना जो है, तो दाल चिकना का उपयोग है कि जैसे गैंग्रीन वगैरह होता है ना, यस, तो एक्सटर्नल। हाँ, ऐसे कठिन रोगों में उनको दिया जाता है। और जो रस पुष्प है ना, यस तो रस पुष्प तो समझ जाइए कि कैंसर जैसे रोगों में दिया जाता है। बराबर। तो मगर ये तीनों का एनालिसिस करते हैं तो सब मर्क्यूरी क्लोराइड ही आ रहे हैं। आएगा ना साहब, इसमें ऐसा है, मर्क्यूरी क्लोराइड तो आएगा, उसमें कोई बात नहीं है। वो मॉडर्न एनालिसिस से कोई आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। वो भारत का मॉडर्न एनालिसिस है जो अभी तक सक्सेस नहीं है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, कोई भी मेरे सामने लाइए, मैं उसके सामने बता दूँ। क्योंकि वो एक है वो मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl, दूसरा है HgCl2। हाँ, वो तो ठीक है, और आप सही कह रहे हैं, आएगा तो मर्क्यूरी क्लोराइड ही आएगा, लेकिन इनका गुण धर्म सबका अलग अलग है। तो ये तीनों तो कूपी पक्कों से बनाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, एक तो डमरू यंत्र से बनेगा, डमरू यंत्र से। बाकी तो उद्योपातन होगा, वो रस पुष्प होगा। हाँ, और बाकी जो है वो कूपी पक्कों से बनेगा दोनों, दाल चिकना भी और रस कपूर भी। यस यस। थैंक यू मैडम। बोलो बलदाणिया साहब, बोलिए बलदाणिया साहब। हाँ, बोलो अनिल भाई, बोलिए अनिल भाई, पूछिए। नमस्कार माता जी। नमस्कार नमस्कार साहब। अनिल पटेल बोल रहा था नागपुर से। हाँ जी बोलिए साहब, बोलिए। सवाल ये था कि एक दो बहनें हैं जी तो उम्र है उसकी, एक की 6 साल, एक की 3 साल, जी। लेकिन दोनों को आंखों का प्रॉब्लम है। एक आंख में कम दिखता, पहले दिखता था, अभी कम दिख रहा है। हाँ, तो उनका आँख का नस सूख रहा होगा। हाँ, और धीरे धीरे उसी के फैमिली में, मतलब हेरिडिटी, किसी न किसी को ये होता है। हाँ, तो उसको बाद में ठीक हो गए बड़े होने के बाद में, और अभी के डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी ठीक करना है। तो अच्छा, क्या की वजह है उसका? हाँ, क्या देना चाहिए आपके हिसाब से?
ऑपरेशन कराने के बजाय पहले उनको दोनों को, छोटी छोटी बच्ची हैं, हाँ नहीं ऑपरेशन करना था तो मैंने भी मना कर दिया। सप्तामृत लो, मोती पिष्टी हाँ वो चालू करवाया। और स्वर्ण भस्म। हाँ वो नहीं करवाया। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हेलो मुझे तो आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है हाँ मुझे। जी, जी जी अच्छा। सप्तामृत लो, स्वर्ण भस्म, मोती पिष्टी। मैंने ये 2 चीजें चालू करवाया था। क्या क्या? सप्तमृत लो और मोती पिष्टी। हाँ, सप्तामृत लो, मोती पिष्टी और स्वर्ण भस्म देंगे ना, तो क्या है कि वो आँख के पीछे सारी नसें मजबूत हो जाएंगी। तो मजबूत होने की वजह से, सेल्स बढ़िया मजबूत होने की वजह से आँख का तेज अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और रक्त निर्देश दीजिए, गाय का घी और गाय के दूध की बढ़िया मात्रा खिलाएं। हाँ, बरोबर। क्या क्या रक्त? मैं बोल रही हूँ कि उनको देना है स्वर्ण भस्म। हाँ वो तो समझ गया मैं। मोती कितनी मात्रा उसको देना है रोज की? रोज की कम से कम 2 मात्रा, सुबह शाम 2 बार दीजिए। कितने मिलीग्राम? एक खुराक में स्वर्ण भस्म कितनी जानी चाहिए? एक को आपने 3 साल का बताया, एक को 5 साल का बताया ना। 6 साल और 3 साल। 6 साल और 3 साल। तो जो 3 साल वाली बच्ची है ना, उसके लिए 100 mg का 4 भाग बनाइए, और जो बड़ी वाली बच्ची है उसके लिए 100 mg का 2 भाग बनाइए। एक दिन में 25 मिलीग्राम जाना चाहिए छोटी बच्ची को, और बड़ी बच्ची को एक दिन में 50 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम को भी आप दिन में 2 बार डिवाइड करके देंगे, और छोटी बच्ची जो है उसको भी 2 बार डिवाइड करके देंगे। और सप्तामृत लोग की मात्रा ज्यादा दे सकते हैं। आंवला का रस आएगा ताजा, ताजा आंवला का रस दीजिए, गाय का दूध दीजिए, गाय का घी दीजिए खाने के लिए। हाँ, इससे बढ़ जाएगा उनका विजन। और आंखों को कुछ लगाने के लिए ऐसा कुछ उसकी जरूरत नहीं है? लगाने के लिए क्या, देखिए लगाने की दवाई ऊपर की कोई काम करेगी नहीं, क्योंकि उनको जो परेशानी है वो अंदर से है, ऊपर से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लगता है आपको कुछ लगाना है। अमरकंटक में मिलता है गुल बकावली। जी उसका अर्थ निकाला हुआ है मैंने, मेरे हाथ से निकाला हुआ है। जी जी गुल बकावली है, गुल बकावली डलवाइए आँख में। जी जी जी। नहीं वैसे तो मैं आई ड्रॉप बनाता हुआ, उसमें ये है गुल बकावली है, ममीरा है, जीवंती का अर्क है। उनको खाली गुल बकावली डलवाना। जी जी बरोबर। गुल बकावली भी एक विशेष दवाई है, जी वो जी कहीं आपको उसमें भी नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, निघंटू में भी उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन उसके ऊपर पीएचडी की है एक लड़की ने जूनागढ़ में, तो आँख में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन के लिए लाभदायक पाया गया है। जी जी बरोबर। नहीं उसका पौधा भी लगाया हूँ मैंने यहाँ पे गुल बकावली का। हाँ पर वो क्या है कि जो अमरकंटक में होता है ना, वहाँ का क्लाइमेट में बहुत फर्क है। जी जी हाँ वो तो है। नहीं तो पौधों को खाली ऐसे ही बढ़ावा देने के लिए लगाया हूँ। हाँ जी, बाकी तो फूल वहीं से मंगाता हूँ मैं। हाँ वो अमरकंटक का ही अच्छा रहता है। वही वही क्योंकि वहाँ पे नेचुरल फॉर्म में होता है ना। बिल्कुल। जी जी नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। आपने कहा गुल बकावली का जो उसमें सफेद फूल वाली आती है या गुलाबी? सफेद 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 फूल वाली? जी हाँ। दूसरी कोई आती है, दूसरे फूल वाली? नहीं, मेरे को वो आती है 4 जात की, लेकिन आँख में काम करने वाली गुल बकावली सफेद ही है। और दूसरे दूसरे कलर के फूल आते हैं, पर वो काम की नहीं है, आँख के लिए सफेद ही काम की है। अच्छा वो ठंडी है गर्म है?
नहीं, एकदम शीतल है। शीतल है ना? जी हाँ। और कितने प्रकार की आती है? 3 4? चार प्रकार की होती है गुल्लू पकौड़ी। जैसे कि अपन सभी औषधियों के लिए कहते हैं ना, श्वेत गण, पीत गण, रक्त गण, कृष्ण गण, इस तरह से ये भी 4 प्रकार की होती है।